गाइस वेलकम बैक टू एजुकेटी। 7 जुलाई का दो हिंदू एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। Declaration at BRICS summit reflects India's concern over terrorism, governance reforms। तो ब्रिक्स जो है, डिक्लेरेशन एट ब्रिक्स जो है, वहां पर क्या हो रहा है? ब्रिक्स कहाँ पर हो रही है? ब्राजील में हो रही है। ब्राजील SI, देखो यार यहाँ पर ये देख रहे हो, ये ब्राजील BRASIL लिखा हुआ है। हम कभी Z लिख देते हैं, तो SIL, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन जो है, एक मिनट, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात हुई है। ब्रिक्स की जो डिक्लेरेशन है, वहां पर टेररिज्म पहलगाम में जो हुआ, वो बोला जा रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल गलत हुआ है, सही नहीं हुआ जो पहलगाम में हुआ है। टेररिज्म पे बात करी, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा था कि टेररिज्म के बारे में बात हुई? क्योंकि जहाँ पर SCO हुई थी, ठीक है ना, SCO के अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट थी। राजनाथ सिंह जी गए थे, ठीक है ना। वहां पर ये बात करने से मना कर दिया गया। उस डिक्लेरेशन में, उस कम्युनिटी में ये बात करने से मना कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन एट ब्रिक्स समिट reflects India's concern over टेररिज्म, कि जो इंडिया के टेररिज्म के ऊपर कंसर्न्स हैं। जो ब्रिक्स है वो कहाँ पर हुई? ब्रिक्स जो है वो ब्राजील में हुई, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी कंट्रीज आ गए हैं। ब्रिक्स जो है वो कहाँ पर हुई? रियो दे जनेरियो में। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। ब्राजील, रियो दे जनेरियो में। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड इन की इंस्टीट्यूशंस। तो ये कह रही है मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो की इंस्टीट्यूट्स में, मे बी यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे बोल रहे हूँ, जो रिप्रेजेंटेड नहीं है। द ब्रिक्स लीडर्स डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट समिट इन द ब्राजीलियन सिटी ऑन संडे रिफ्लेक्टेड इंडियाज की कंसर्न स्पेशली ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। और किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट किया इस डिक्लेरेशन ने? एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर, ठीक है। नोटिंग दैट द ग्लोबल साउथ हैज ऑफन फेस डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? क्या डबल स्टैंडर्ड होते हैं? मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ और। मुंह पे USA कहते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे से USA कहते हैं नहीं जी हम तुम्हारे साथ नहीं है। मुंह पे चाइना कहते हैं अच्छा ये बुरा हुआ, पीछे से चाइना पाकिस्तान का साथ देता है। तो ये क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग नेशंस है, उनको ऑफन किसको देखना पड़ता है? क्या चीज़ उनको फेस करनी पड़ती है डेवलपिंग नेशन को? उनको डबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मिस्टर मोदी स्पीकिंग एट द ब्रिक्स सेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी एंड रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो यहाँ पर वो कौन से सेशन पे बोल रहे थे? विद सेशन, कौन से सेशन पे बोल रहे थे वो? मिस्टर मोदी spoke at peace and security and reform of global governance and called for a greater role for the developing world in international decision making. Leaders declaration also recorded support from Russia and China, ठीक है ना। The leaders declaration also got support, ये भी लिखेंगे, leaders declaration got support from रशिया एंड चाइना। तो इनको कहाँ से सपोर्ट मिली? रशिया और चाइना से भी सपोर्ट मिली, ठीक है जी। रशिया एंड चाइना व्हाट? दे आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। हुआ तो ये आपका होमवर्क है। हु ऑल आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। ये ढूंढ कर भी लेके आना है और रट कर भी आना, कल पूछूंगी मैं। टू द एस्पिरेशंस ऑफ ब्राजील एंड इंडिया टू प्ले अ ग्रेटर रोल, ठीक है, in the United Nations, including its Security Council. Mr. Modi also welcomed the expansion of BRICS.
ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सम ऑफ इंडियाज कोर कंसर्न्स, डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय ब्रिक्स लीडर कंडेम्ड द पहलगाम टेरर अटैक। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि चाइना ने भी कहा कि हाँ जी गलत हुआ, वहीं चाइना एससीओ डिफेंस समिट में ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि हम बात कर ले। क्यों, किसके साथ नाच रहा था चाइना? ऐसा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हमेशा कहती हूँ रिश्तेदारी वाला काम होता है। एक इंसान अगर अकेला हो, ठीक है ना, एक रिश्तेदार, तो वो इतना नाटक नहीं करता, पर अगर उसके साथ कोई दूसरी पनौती रिश्तेदार आके खड़ा हो जाए तो वो बहुत नाचते हैं। तो हमारा इंडिया का कौन रिश्तेदार बेकार है? चाइना। और चाइना के साथ जब पाकिस्तान होता है तो चाइना क्या करता है? बहुत गंद डालता है। एक फूफा अकेला शायद उतना तंग नहीं करता शादी में जितने दो फूफा जीज मिलके करते हैं। तो ये दो फूफा जीज है हमारे, है ना। तो अब ये इसमें चाइना अकेला था, तो चाइना कहता ठीक है कल से रहता हूँ, डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर देता हूँ। ना ही केवल ये हुआ, ईरान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एससीओ। तो उसके अंदर इजराइल यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान एज अ वायलेशन, ये भी बोला कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे इंडिया ने भी कहा कि हाँ भाई जो इसराइल यूएसए ने किया, क्योंकि इसराइल इंडिया का पक्का दोस्त है, बट ये भी क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तो ये सब कहाँ पर हुआ है? वेयर डिड ऑल ऑफ दिस हैपन? ये ब्रिक्स में हुआ है। और जो ब्रिक्स का इन्होंने क्या साइन किया है? इन्होंने डिक्लेरेशन जो साइन करी उसके अंदर ये सारी बात हुई है, ठीक है ना। जो डिक्लेरेशन साइन करी है, लीडर्स डिक्लेरेशन, यहाँ पे हम लिख लेंगे कहीं लीडर्स डिक्लेरेशन। उसके बाद आगे चलेंगे, नो चेंज इन इंस्ट्रक्शन फॉर वोटर लिस्ट डिवीजन इन बिहार। तो बिहार में क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है सर? सर क्या होता है? सर मैम वाला सर नहीं। सर जो होता है, सर इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सर बिहार में हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए हु इज द सीईसी ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है सर चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत लोगों ने कहा कि भैया बिहार के बहुत लोग जो है वो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, वो कैसे आएंगे, क्या नहीं क्या है। तो वो कह रहे हैं कि ये पहले भी हुआ था, अब भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लोग ही इलेक्टोरल रोल से खुश नहीं हैं। इलेक्टोरल रोल्स वो होते हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स पे है, वो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्टोरल रोल्स का रिवैम्प, जो चेंज है, वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ये करना ज़रूरी है। और सर क्या है? सर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये लिखना नहीं है, रिविजन के लिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है सर। क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ठीक है। विल मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ओवरेज व्हीकल्स, ठीक है ना। तो दिल्ली सीएम क्या कह रही हैं? दिल्ली सीएम सेज विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट सीकिंग यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ओवरेज व्हीकल्स। अब जो ओवरेज व्हीकल्स हैं वो क्या है? ओवरेज व्हीकल्स जो 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट had banned diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles older than 15 years to reduce pollution। तो अब ओवरेज व्हीकल कौन से हैं? ये जो अगर पेट्रोल कैटेगरी में कोई व्हीकल 15 साल से ज़्यादा चल चुका है तो वो ओवरेज है। डीजल की कैटेगरी में अगर 10 साल से ज़्यादा हो गए तो वो ओवरेज है। तो इसके अंदर रूल आया था कि भाई हम फ्यूल ही नहीं देंगे ऐसे। दिल्ली में
इन व्हीकल्स को, ओवरेज व्हीकल्स को फ्यूल ही नहीं देंगे। बट फिर उसके बाद ये लागू नहीं किया गया है, एनजीटी ने भी बैन लगाया था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। बट अब फाइनली ये क्या कह रहे हैं कि हमें यूनिफॉर्म लॉज चाहिए, सेम लॉज। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम लॉज चाहिए। और वो सेम लॉज कैसे लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे भैया क्या है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कौन जाने वाले हैं, दिल्ली की सीएम। दिल्ली की सीएम कौन है, रेखा गुप्ता, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स इन गुजरात बिल्ट इंडिजीनियसली ग्रांटेड लाइसेंस टू ऑपरेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजीनियसली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजीनियसली, बिल्ट बाय इंडिया, इन इंडिया बाय इंडिया, सब कुछ हमने खुद किया, कुछ बाहर से नहीं लाए। हैवी वाटर रिएक्टर्स, जब भी आप हैवी वाटर रिएक्टर नाम सुने तो क्या याद आना चाहिए, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 प्रेशराइज्ड heavy water reactors in Gujarat built indigenously granted license to operate। क्या ग्रांट हो गया इनको, लाइसेंस टू ऑपरेट, ठीक है ना। 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स कहाँ पर आ रहे हैं, गुजरात में। तो यहाँ पर किसने किसको अथॉरिटी दे दी है चलाने की, तो ये है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है। अब इसकी फुल फॉर्म आपको पेपर में आ सकती है कि AERB ने, ठीक है ना, हैज ग्रांटेड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, that is NPCIL, license to operate, ठीक है ना। ये दो, these 2, ये क्या है, ये 700 MWE प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं, जिनको क्या बोला जाता है, PHWRs भी बोला जाता है। कहाँ पर लगाई गई है, एट काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इन गुजरात। कहाँ पे, काकरा पार, खाखरा लेने गए थे पार, खाखरा गुजरात, खाखरा फाफड़ा तो बहुत फेमस है ना, तो खाखरा पार। यहाँ पर कौन चलाएगा इसको, NPCIL। NPCIL की फुल फॉर्म रटनी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी इजी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने इनको अप्रूवल दी है। ये कितने, 700 MWE के हैं, ठीक है। उसके बाद AERB हैज़ कंक्लूडेड द डिज़ाइन एंड कमीशन सेफ्टी रिव्यूज़, ठीक है ना। तो AERB क्या करती है, AERB लिखेंगे, हैज़ कंक्लूडेड डिज़ाइन एंड commissioning safety reviews and issued license for operation for units 3 and 4 of CAPS, ठीक है। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने डिज़ाइन और कमीशनिंग की सेफ्टी रिव्यू करी है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड ने, ठीक है। द लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years वॉज हैंडेड ओवर टू NPCI। लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल के लिए लाइसेंस जो है वो दिया जा रहा है, 5 years, लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 5 years, ठीक है। सिंस द 700 MWE रिएक्टर is first of its kind, licensing process involved rigorous multi-tiered safety reviews and assessment of the reactor design, ठीक है। तो भाई पहली बार दिया है अप्रूवल तो वो सब कुछ अच्छे से चेक कर रहे थे। द इशुएंस ऑफ लाइसेंस इज अ शॉट इन द आर्म ऑफ NPCIL विच इज स्पीयरहेडिंग एफर्ट्स टू बिल्ड 10 PHWRs ऑफ 700 MW। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर ईडियम है, ईडियम क्या है, इज अ शॉट इन द आर्म, मतलब एक विक्ट्री
वाली मोन्यूमेंटस मोमेंट है, ठीक है ना। तो इज अ शॉट इन द आर्म, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड ईडियम है। चलो इसका हम एग्जैक्ट मीनिंग भी देख लेते हैं, बट यहाँ पे पढ़ के हमें बहुत एग्जैक्ट मतलब पता चल रहा है मोटा मोटा मीनिंग, ठीक है ना। इनकरेजिंग एक्ट है, देखो इनकरेजिंग, इनकरेजिंग स्टिमुलस, ठीक है। अब आगे चलेंगे। रेप केस, कैलकाटा में एक और रेप केस हो गया, और इस बार जो कैलकाटा में रेप केस हुआ है ये एक लॉ कॉलेज में हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, लॉ कॉलेज रेप केस, लॉ कॉलेज में रेप केस हुआ है, ठीक है ना। तो लॉ कॉलेज में रेप केस कहाँ पे हुआ है, कैलकाटा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कैलकाटा में हुआ है। ऑन the cloudy gloomy Friday morning of June 27, Kolkata woke up to the horror of another rape and the arrest of 3 youth for their alleged involvement, ठीक है ना। तो ये कॉलेज का नाम क्या है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रन साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। तो कोलकाता में लॉ कॉलेज में रेप केस हुआ। अब जो कोलकाता में रेप केस हुआ है वो कौन से कॉलेज में हुआ है, वो गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रन साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में हुआ है, ठीक है ना। फॉर द सिटी स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद द रेप। अब यहाँ पर इससे पहले भी रेप इंसिडेंट हुआ था, वो किसका हुआ था, रेप एंड मर्डर ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर inside state run Arjikar Medical College and Hospital, ठीक है ना, on 9th August 2024, ठीक है। तो ये भी हुआ था लास्ट ईयर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब रेप केस वहाँ पे एक और हो गया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, किसने किया रेप केस, Left party stormed the gates of Law College and tore posters of Chief Minister Mamata Banerjee and her nephew Abhishek Banerjee that were hanging in front of building, ठीक है ना। अब यहाँ पे मनोजीत दाता इज इन आवर हार्ट्स। अब ये क्या है, तो ये लिखेंगे मनोजीत दादा इज इन आवर हार्ट्स। तो दादा इज लाइक अ भाई, अ बिग एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो मनोजीत दादा है, ही इज द वन हु हैज कमिटेड the rape, prime accused of the gang rape। ये किसका है, रेफरेंस टू मनोजीत मिश्रा, ठीक है ना। सो ही इज अ प्राइम अक्यूज्ड इन gang rape of the student, ठीक है ना। गैंग रेप ऑफ द स्टूडेंट में हु इज द प्राइम अक्यूज्ड, मनोजीत मिश्रा इज द प्राइम अक्यूज्ड, ठीक है। A day after the rape, the survivor refers to Mishra as J, the complainant stated। अब यहाँ पर this guy Manojit Dada, he is like the my बाप in the university and he is related to, ठीक है, he is very much related to the was head of Trinamool कांग्रेस छात्र मतलब स्टूडेंट छात्र परिषद, that is TMCP, that is student wing of Trinamool कांग्रेस, that is TMC, ठीक है ना। तो इसका बंदा था जिसने रेप किया, ही इज अ प्राइम अक्यूज्ड इन द रेप विच इज अ वेरी बिग थिंग। हाउ कैन समवन be involved into this, how can someone do this, right, who is related to, वैसे भी कोई क्यों कर सकता है, and one who is related to a party, that to the party in power, right। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। राइजिंग कंसर्न ओवर कंडक्ट ऑफ लॉयर्स इन वर्चुअल हियरिंग्स। वर्चुअल हियरिंग क्या होती है, जो ऑनलाइन हियरिंग होती है,
ठीक है। अब ऑनलाइन हियरिंग में क्या हो रहा है, कोई सीनियर लॉयर बियर सिप करता हुआ पाया जा रहा है, कोई वुमेन लॉयर सैर कर रही हैं पार्क में, पब्लिक पार्क में सैर कर रही हैं, ठीक है ना। कोई जो सीनियर लॉयर है, सीनियर एडवोकेट, वो बियर सिप करते हुए पाए गए, ठीक है ना। कोई गाड़ी से कर रहा है अपनी हियरिंग। तो अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि देखते हैं कि कुछ आपको रूल्स लेकर आने चाहिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, बिकॉज कोर्ट की रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुमूल्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। On his way to Brazil to attend the ongoing BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi has made back-to-back bilateral visits to Ghana, Trinidad and Tobago, and Argentina. Each stop was with a view to enhancing bilateral cooperation in fields which included some common themes on pharmaceuticals and vaccines, digital technology. तो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन अकारा इंडिया घाना टाइज वर अपग्रेडेड टू कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर उन्होंने विजिट किया और क्या टाइज की हैं ये हम लिखेंगे। घाना में उन्होंने आकरा विजिट किया, ठीक है, प्रॉबेबली कैपिटल सिटी होगा, चेक कर लो, कैपिटल सिटी ऑफ घाना है। टाइज वर अपग्रेडेड, यहाँ पर इंडिया के साथ टाइज वर upgraded to a comprehensive partnership। इसके अंदर कौन सी पार्टनरशिप हुई, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप हुई, ठीक है ना। विद डिस्कशन ऑन हेम्पिंग गामा बिकम अ, ठीक है ना, डिस्कशंस ऑन घाना बिकम अ वैक्सीन हब, वैक्सीन हब बन गया घाना, ठीक है ना, वैक्सीन हब फॉर वेस्ट अफ्रीका, ठीक है जी। इन द पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या हुई, पोर्ट ऑफ स्पेन में, दैट इज ट्रिनिडाड एंड टोबाको में, वहाँ क्या हुआ है, वहाँ पर देयर वाज अ मेजर एमओयू ऑन, क्या हुआ है, मेजर एमओयू ऑन इंडियन फार्मा कोपिया, ठीक है, इंडियन फार्मा कोपिया, टू इम्प्रूव असेस टू क्वालिटी, टू इम्प्रूव असेस टू क्वालिटी and affordable generic medicines from India। तो ये कहाँ पे कर रहे हैं, पोर्ट ऑफ स्पेन में, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन में कर रहे हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ठीक है। अब उसके बाद इन बूनो एयर्स प्रेसिडेंट जावियर मिली अग्री टू इनहांस कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। अब अर्जेंटीना में जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है ना। तो उनके साथ क्या किया, अग्रीड टू इनहांस कोऑपरेशन ऑन critical minerals as well as Argentina's vast reserves of shale gas and oil, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स, वाई क्रिटिकल मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके अंदर इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। चिप्स बनती हैं जो, वो सारी क्रिटिकल मिनरल्स की बनती हैं, ठीक है। द 3 स्टॉप्स वर इन द कंट्रीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, दैट इज, अब जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, डेवलप्ड नेशंस में जा रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस में। अगर हम नेशंस देखें, जो नेशंस हैं दे कैन बी इजीली डिवाइडेड इनटू डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड पुअर, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशन है, ठीक है ना, यूएसए, कनाडा टाइप्स, ये डेवलप्ड नेशंस है। डेवलपिंग नेशंस है, ब्राज़ील, इंडिया टाइप्स। पुअर नेशन है, ठीक है ना, पुअर नेशंस में नाइजीरिया,
मतलब अब जो डेवलपिंग नेशन है वो इतना भी अमीर नहीं हो गया है या इतना भी डेवलप नहीं हो गया है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, कि भैया हम कहें कि वो डेवलप्ड है, ठीक है, पर इतना भी बुरा नहीं है, तो ये बीच में है। और जहाँ सब कुछ हो गया है वो डेवलप्ड नेशंस हैं जिनकी जीडीपी, इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है ना। बट मोदी जी कहाँ गए? ग्लोबल साउथ में गए। और ग्लोबल साउथ क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज। आपको पता है ना, ग्लोबल साउथ इज अ टर्म यूज्ड, ग्लोबल साउथ इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्रीज को रेफर करने के लिए क्या टर्म यूज करी जाती है? ग्लोबल साउथ की टर्म यूज करी जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे चलेंगे, अब यहाँ पर एंड द ऑनवर्ड जर्नी टू ब्राजील एंड देन नमीबिया ऑल्सो हाईलाइट इंडियाज कमिटमेंट टू बिल्ड alternate economic mechanisms to the developed world or global north। अब developed north इन developed world, ठीक है, developed world को ये क्या रेफर कर रहे हैं? तो लिखेंगे developed world is equal to global north। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। डेवलप कंट्रीज को ये क्या बुला रहे हैं? ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोदी जी की जो विजिट्स हैं, क्लाट वाले स्पेसिफिक बच्चे, ठीक है, अगर कोई पूछे कि भैया इस कंट्री में गए क्यों, वाई, रीजन, क्लाट वाले बच्चों के लिए ये रीज़न क्या है कि वो जो है हाईलाइट इंडियाज कमिटमेंट टू बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इसलिए इंडिया जो है डेवलपिंग नेशंस के साथ भी अपने रिलेशन रख रहा है। ये क्लाट में आपका क्वेश्चन आ सकता है। India's offer of cooperation for low-cost solutions to global challenges, including the promotion of India-led international organizations such as Coalition of Disaster Resilient Infrastructure। अब यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज CDRI, ठीक है ना, ठीक है। अब CDRI क्या है? इंडिया लेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिस्टर मोदी ऑल्सो मेड हिज सिग्नेचर पिच टू द इंडियन डायस्पोरा हिज स्पीच इन पोर्ट ऑफ स्पेन वेयर इंडियन लेबर वॉज ब्रॉट बाय ब्रिटिश कॉलोनियल वेंचर्स सिंस 1845। तो यहाँ पर पोर्ट ऑफ स्पेन में इंडियन डायस्पोरा, इंडियन लोग कब लेके गए थे ब्रिटिशर्स? इंडियन लोग लेके गए थे, ये भी लिखेंगे हम, ठीक है। वेयर इंडियन लेबर was brought by British colonial ventures since 1845, ठीक है। प्रेफरिंग टू द इंडियन एंसेस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट क्रिस्टीने कालरा कंगालू एंड प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बेसासा, मिस्टर मोदी सेड दैट 35 मिलियन इंडियन डायस्पोरा इज वर्ल्ड वाइड वर प्योर प्राइड। तो मतलब बहुत सारे इंडियन लोग, 35 मिलियन लोग इंडिया से दूर रहते हैं दूसरी कंट्रीज में। जर्मन फोर्सेज अब नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब वर्ल्ड के अंदर दो ग्रुपिंग बन रहे थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, तो इंडिया जो था वो नॉन अलाइंड मूवमेंट लेकर आया कि हम किसी के साथ नहीं है, जिसको नाम भी बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता तो ये क्या है नाम की फुल फॉर्म? नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। On July 4th, the Deputy Chief of Army Staff, Lieutenant General Rahul R. Singh, confirmed an important aspect of China-Pakistan nexus। तो अब चाइना-पाकिस्तान नेक्सस जो है वो कहाँ पर प्रूव हुआ? ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, ठीक है ना, जब ऑपरेशन सिंदूर चला, कब से कब के बीच में चला? May 7 to 10 के बीच में चला, ठीक है ना। Speaking publicly, he said that China was an ever-present factor bolstering Pakistan's military efforts through unprecedented battlefield collusion during Operation Sindoor। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बोली कि पाकिस्तान ने जो चाइना, ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये चाइना पाकिस्तान एक साथ बैठे हैं, चाइना के पीछे, पाकिस्तान के पीछे चाइना है, ये इंडिया है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान जो है अटैक कर रहा था, बट चाइना के वेपन्स यूज़ हो रहे थे,
चाइना के वेपन्स, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम, ये यूज हो रहा था। तो ये क्या बोल रहे हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना को एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम अपने वेपन्स इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट करके देखें कि कितना काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो था चाइना बैकग्राउंड प्लेयर था। चाइना जो था उसने पूरा रिफ्रेन फ्रॉम कंडेमिंग द पहलगाम अटैक, ठीक है ना, ये सब भी किया उसने। यूएनएससी के अंदर प्रेशर दिया कि द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसने कहा है कि पहलगाम अटैक इसने किया, इसका नाम नहीं लेने दिया। ये सब चाइना ने पूरा, चाइना ने डिप्लोमेटिक खेल भी खेले, बट चाइना ने पूरा वॉर के अंदर किसका साथ दिया, पाकिस्तान का, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट दी पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो ये सारी सपोर्ट जो है वो इंडिया वो दी है। चाइनाज बीडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम प्लेड अ क्रिटिकल रोल। अब यहाँ पे हम सिस्टम्स लिख लें। फॉर द फर्स्ट टाइम एडवांस चाइनीज ओरिजिन सिस्टम वाज विजिबली एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तान इन अ लाइव ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। द पाकिस्तान एयर फोर्सेस डिप्लॉयड चाइनीज J-10C फाइटर्स आर्म्ड विद PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इनका फेल हो गया था, बट इन्होंने लगाए। फिर उसके बाद बीडू सैटेलाइट एंड नेविगेशन सिस्टम प्लेड अ क्रिटिकल रोल इंक्लूडिंग इन मिसाइल गाइडेंस। तो यहाँ पे बीडू किसको कहते हैं, बीडू, बीडू सैटेलाइट। तो ये जो बीडू सैटेलाइट थी ये क्या थी, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मिसाइल गाइडेंस फॉर PL-15, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये है, मतलब इंडिया ने यहाँ पे जो उन्होंने बात बोली है ना, मेजरली उन्होंने बोला है कि चाइना पाकिस्तान नेक्सस हैज डिस्कस्ड इन चाइना वाज एन एवर फैक्टर। बट इन्होंने जो बोला, मतलब कल के न्यूज़पेपर में था, उसमें इन्होंने यही बोला कि चाइना को ना एक मिनट में वो लाइन ढूंढ रही हूँ, कि चाइना की कंपनीज को एक वो मिल गया, चाइनीज मीडिया प्ले वेरी एक्टिव रोल, ठीक है, कि अपने लोगों को बताने में। वो लाइन नहीं मिल रही मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे चलेंगे। फ्रेश अपॉइंटमेंट्स फॉर US स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज़। तो अब USA क्या चाह रहा है कि भैया अगर तुम्हें गाज़ा वॉर से दिक्कत है, अगर जो गाज़ा में हो रहा है उससे दिक्कत है, तुम्हें इसराइल से दिक्कत है, तुम्हें जूस से दिक्कत है, तुम्हें USA के ट्रम्प से दिक्कत है, तुम्हें USA की पॉलिसी से दिक्कत है, तो तुम अपने देश में ही रहो, हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो वीज़ा है उसमें चेकिंग होने लग गया, सोशल मीडिया आपका चेक होगा, तो अगर आपने ट्रम्प को कहीं गाली दी हुई है तो फिर वीज़ा लगना मुश्किल है। स्पोर्ट्स एज अ होल हैज़ गेन्ड इमेंस प्रायोरिटी। इंडिया क्या चाहता है, कौन सा ओलंपिक्स हम करें? इंडिया चाह रहा है कि हम 2030, इंडिया वांट्स टू होस्ट डैश ओलंपिक्स। डैश में क्या आएगा, 2036, ठीक है जी। 2 × 3 6, इंटू को 0 करो। उसके बाद एक पॉलिसी आई है, कौन सी पॉलिसी आई है, खेलो भारत नीति 2025। खेलो भारत नीति में क्या कह रहे हैं, खेलो भारत नीति इज नथिंग बट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी was passed by Union Cabinet on 1st July 2025। ये क्या है कि ये क्या करेगी, अ पॉलिसी माइलस्टोन इन ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ स्पोर्ट्स in building a विकसित भारत। What is the meaning of the term विकसित भारत, कि हमको क्या बनाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है। और डेवलप्ड नेशन कब तक बनाना है, 2047 तक डेवलप नेशन बनाना है। तो ये जो पॉलिसी है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है, खेलो भारत नीति 2025, ठीक है, विच वॉज पास्ड ऑन 1st July 2025, अ पॉलिसी माइलस्टोन इन ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन बिल्डिंग अ विकसित भारत, ठीक है, कि पॉलिसी ऐसी है जो डेवलप नेशन को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करेगी, वो पॉलिसी लेकर आए हैं, ठीक है ना।
There are several aspects of the policy, in my view, should result in much appreciation for Mansukh Mandavia, who is the sports minister. ठीक है ना, फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है वो कह रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात हुई है कि ओसीआई जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, क्या उनको इंडिया के नाम का स्पोर्ट्स खेलने देने चाहिए? बट यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप तो इंडिया में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो है कि इंडिया के अंदर इंडियन लॉज do not provide for ड्यूल सिटीजनशिप। आप दो कंट्रीज के सिटीजनशिप, आप इंडियन सिटीजनशिप और किसी एक और कंट्री के सिटीजनशिप नहीं हो सकती है। बट हाँ, अगर आप कैनेडियन हो, यूएसए वाले हो, तो बहुत लोगों के पास ओसीआई होता है किसी और कंट्री के। तो ओसीआई क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये कार्ड अगर मिल जाता है तो आपको वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडिया आने के लिए, किताब सी दे देते हैं और वो उससे आप डायरेक्टली इंडिया आ सकते हैं। बट हाँ, बहुत सारी जो राइट्स ऑफ सिटीजन है वो नहीं मिलती है ओसीआई को। बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर लॉ जो है ड्यूल सिटीजनशिप की बात नहीं करता है, ठीक है। अब क्योंकि ड्यूल सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा है तो कनाडा में अगर कोई रह रहा है तो वो इंडिया के लिए नहीं खेल सकता, ठीक है ना। बट बहुत सारे देश जो हैं वो जो भी किसी और कंट्री का अगर में रह रहा हो उनका पर्सन, तो उसको खिला देते हैं, मेडल आ जाता है। तो ये बात है। ऑन 13 जून इसराइल स्टक ईरानियन टारगेट्स इन सेवरल प्रोविंसेस इवन एज इट कंटिन्यू। तो यहाँ पर, ठीक है ना, अगर हम इसराइल ईरान वॉर की बात करें तो डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 13 जून को अटैक किया, 13 को तो वैसे ही अनलक्की मानते हैं ना, 13 जून को, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट कितने दिन चली? लास्टेड 12 डेज, 12 दिन तक ये लड़ाई इनकी जो है वो चली। सोचेंगे इतनी बैंड बजी हुई, हमारी 4-5 दिन में बाय बाय टाटा हो गई थी। इंडियाज रिस्पॉन्स टू इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट वॉज कॉशियस। इंडिया ने बोला कि भाई डी एस्केलेट मत, एक्सक्लेमेशन मत करो, ठीक है ना। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? इंडियाज रिस्पॉन्स, ठीक है, क्या था? इट वॉज इंडिया called for restraint and de-escalation to maintain peace in region, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिपीटेडली एक्सप्रेस कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस, ये सब रहा, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, उसके जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं अभी तक। नेशनल कमीशन फॉर minorities, that is NCM, set up with the vision to safeguard, set up with a vision to safeguard and protect the interests of minority communities in India, ठीक है ना। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनसीएम बनाई गई है। बट उसके हेड नहीं अपॉइंट हुए, ठीक है। दिसंबर में रिटायरमेंट हो गई थी पिछले हेड की, नहीं अपॉइंट हुए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया एनसीएम किसके अंडर वर्क करती है? वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये काम करती हैं, ठीक है। एंड हैज़ क्वासी जुडिशियल, मतलब हाफ जुडिशियल जो इनकी ड्यूटीज़ हैं उसके अंदर जुडिशियल फंक्शंस भी ये परफॉर्म करते हैं। क्वासी जुडिशियल मतलब पूरे जुडिशियल फंक्शन नहीं, बट कुछ जुडिशियल फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर एनसीएम में कितने होने चाहिए? 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, चेयरपर्सन की स्पेलिंग चेयर सही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर द नेशनल कमीशन फॉर ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 मैंडेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ 1 मेंबर फ्रॉम ईच ऑफ द 6 कम्युनिटीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 mandates the
appointment of one member from each of 6 minority communities, that is minority communities कौन कौन है? Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi and Jain. उसके बाद on 90th birthday दलाई लामा reaffirms commitment to serve sentient beings. तो वो कह रहे कि हम किसको सर्व करेंगे? sentient beings को. ठीक है, sentient beings लिखेंगे. On 19th birthday, दलाई लामा ने क्या प्रण लिया? और ये बताओ अच्छा तुम्हें कि उनके जाने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि कौन जो है नेक्स्ट सेट करेंगे हेड ऑफ देयर कम्युनिटी. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है. ऑन 19th birthday दलाई लामा reaffirms commitment to serve sentient beings. Now what are sentient beings? Sentient beings having वो होते हैं जो उनके पास have the ability to use your senses to see and to feel. जो देख सकते हैं और जो फील कर सकते हैं उनको बोलते हैं capable of sensing feeling. ठीक है, रिस्पॉन्सिव मतलब जो भी जीते जागते हैं चीज़ें हैं उनको वो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं. रिफ्लेक्ट ऑन कौन सा? शांति देवास बोधि सत्वा चर्या बात्रा. ठीक है ना, तो बोधि सत्वा वे ऑफ लाइफ. वो क्या बोल रहे हैं? बोधि सत्वा way of life. Considering all sentient beings as my relatives and friends, I always think of serving all. तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम humans ही नहीं, animals, plants इनको भी include करें अपने serving में. Musk launches a new political party. This is very very important. Elon Musk launches a new political party. सबसे पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? अमेरिका पार्टी. बहुत इजी नाम रखा है. ठीक है, क्यों? वाई? क्योंकि ट्रम्प और इसकी लड़ाई हो गई थी एलन मस्क की. ठीक है ना. ठीक है, मस्क हैज क्लैशेस विद ट्रम्प. ठीक है, और जो एलन मस्क है उन्होंने he was the country's one party system, world's richest person and Mr. Trump's biggest political donor. ठीक है ना, world's richest person and Trump's biggest political donor. अब इसकी ट्रम्प के साथ लड़ाई होगी तो फिर ट्रम्प भी बजा रहा है ट्रम्प की. उसके बाद आगे चलेंगे. ग्रेट निकोबार बात करेंगे हम किसकी? ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, दैट इज GNIP की. एंड व्हाट इज ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? ठीक है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है अंडमान निकोबार में. तो इन्वायरमेंट क्या करवाया गया? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि अगर जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं हम अगर वो होती है तो कितना इन्वायरमेंट ख़राब होता है. ये कितने रुपयों का प्रोजेक्ट है? 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है. ठीक है ना. अब यहाँ पर ये कहा गया कि 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी. 2004 में यहाँ पर क्या आई थी? सुनामी. क्या दोबारा ऐसे आ सकती है? तो रिसर्च में पता चला है कि ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं वो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं. 9.2 मैग्नीट्यूड का. तो ये कह रहे हैं बहुत कम चांसेस है ऐसा हो. तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसके बारे में, रिपोर्ट में क्या कहा गया?
तो रिपोर्ट में रिपोर्ट कमीशन्ड बाय, अब कमीशन बाय किसने ये रिपोर्ट बनवाई? कमीशन बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है ये? रिपोर्ट किसने कमीशन करवाई, किसने बनवाई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाई, ठीक है ना। एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ प्राइवेट कंसल्टेंट विमता लैब्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इन्होंने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेगा earthquake such as the earthquake of 9.2 magnitude was low। वो कहते जो 2004 में earthquake आया था वैसा earthquake आने के चांसेस बहुत ही लो हैं, ठीक है ना। और जो इनकी स्टडी है वो किस पे बेस्ड थी? ठीक है ना, प्राइमरी ड्रॉज मैसिव अर्थ, प्राइमरी ड्रॉज ऑन अ primarily draws on a 2019 study by scientists of IIT कानपुर। तो IIT कानपुर वालों ने भी स्टडी करी थी और उन्होंने कहा था कि 420 to 750 ईयर्स में ऐसा कोई अर्थक्वेक आ सकता है। 420 to 750 ईयर्स में ये हादसे ऐसे होते हैं। The IIT Kanpur report had analyzed sediments from Badda Balu beach in South Andaman and revealed evidence of at least 7 large tsunami events। तो यहाँ पर ये जो है कमीशन किया गया, ये सारी रिपोर्ट है। किसने रिपोर्ट कमीशन करवाई, किस पे बेस्ड है, क्या इस रिपोर्ट में बोला गया? वो कह रहे हैं कि अंडमान में इतना बड़ा अर्थक्वेक 2004 में आया था, क्योंकि यहाँ पे पहले अर्थक्वेक आ चुका है तो हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। साइंटिस्ट या रिसर्चर्स, यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं लिखा हुआ है, रिसर्चर्स ने बोला है कि ऐसा अर्थक्वेक आने के चांसेस 720 to 750 ईयर, 420 to 750 ईयर्स में एक बार होता है। तो दोबारा अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। अगर आएगा भी तो लेस देन 7.5 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड हो सकता है, वो भी 80 to 120 ईयर्स में। तो ये लिखा है रिपोर्ट में, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in को विजिट कर लेना। मंथली कंपाइलेशंस अगर आपको चाहिए, MCQs चाहिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।